नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेद वेलकम यू। सो गाइस, आयुर्वेद के चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा चरक उत्तरार्ध का चिकित्सा स्थान से चैप्टर नंबर 12 शवतु चिकित्सा अध्याय के बारे में आज हम जानेंगे। शवतु चिकित्सा अध्याय को जो कहते हैं, शोथ भी कहते हैं सामान्य भाषा में, या स्वेलिंग आप इसको मॉडर्न में कह सकते हैं। शवतु चिकित्सा अध्याय का जो वर्णन आया है वो छतछीन चिकित्सा अध्याय के बाद में आया है। छतछीन यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था, छत का मतलब होता है घात होना, और उसके कारण जो हमारी धातुएं छीन यानी कि उनमें ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है, उस कारण जो फलस्वरूप निकलता है उसको कहा जाता है छतछीन। तो छतछीन का मतलब हो रहा है वहाँ पर किसी प्रकार से कोई बाह्य इम्पैक्ट या बाह्य घात हो रहा है, तो बाह्य घात होने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर शोथ हो जाता है। तो शोथ हो जाने के कारण ही उसको क्या कहा गया है, शवतु चिकित्सा बोला गया है। इसलिए छतछीन के बाद में आपका शवतु चिकित्सा अध्याय का वर्णन किया गया है। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जैसे कि इसको लड़के को हाथ में इसका जो थंब अंगूठा इसको कुछ लगा और शोथ वहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। तो आइए उसी के बारे में आज बात करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए शोथ होते कितने प्रकार के हैं। तो दो प्रकार से होते हैं, निज और आगंतुज। तो निज का क्या क्या निदान बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो वमन विरेचन व्यापत, यानी कि वमन विरेचन कराने के टाइम पर किसी प्रकार की व्यापत्ति उत्पन्न होना, वो आपका निज शोथ का एक कारण है। अभक्त, जो मतलब भोजन खाए बिना क्या करे, अभक्त के कारण क्या हो गया हो, क्रश हो गया हो, अबल हो चुका हो। विषम प्रसूति, जिसका प्रसव जो है वो विषम हुआ हो। क्षार अम्ल तीक्ष्ण, गुरु अन्न का सेवन जो ज़्यादा करता हो, मर्म स्थान पर आघात हो गया हो, तो ये आपके क्या है, निज शोथ के निदान है। इसके बाद पूर्व रूप की बात करते हैं। तो देखिए पूर्व रूप दोनों के समान है। तो सबसे पहले पूर्व रूप की हम बात करें उससे पहले हम आगंतुज के भी निदान देख लेते हैं। तो आगंतुज में देखिए लकड़ी, पत्थर, शस्त्र, अग्नि, विष के कारण क्या होता है, आघात होने से क्या होता है, आगंतुज आपका जो है शोथ उत्पन्न हो जाता है। आइए अब इसके पूर्व रूप की बात करते हैं। दोनों के पूर्व रूप समान है। ऊष्मा की वृद्धि होती है, सिंपल सी बात है। दफ्थु, शिराओं में तनाव हो जाता है, शिराएं जो होती हैं तनावग्रस्त हो जाती हैं। इसमें ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा कम हो जाती है। आचार्य माधव निदान ये कहते हैं, आचार्य जो माधव है वो बोलते हैं कि क्या है कि उसमें ऊष्मा नहीं होती, इसमें क्या होता है, अंग गौरव हो जाता है। पूर्व रूप में उन्होंने अंग गौरव को बताया है, इंपॉर्टेंस है, आईआरपीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से। इसके बाद संप्राप्ति की बात करते हैं। तो देखिए निदान का सेवन हुआ, निदान के सेवन के बाद में त्रिदोष का प्रकोप हुआ, वात का मुख्यतः प्रकोप हुआ। वात का प्रकोप होने के बाद उसने कफ, रक्त और पित्त को क्या करा, दूषित करा। दूषित करने के बाद इनमें क्या हुई, इनकी वृद्धि हुई, यानी कि इनको साम्यावस्था से असाम्यावस्था की ओर लेके गया कौन, वात दोष हमें लेकर हमारा लेकर गया। फिर वात का क्या हुआ, जब वात दोष ने क्या करा, स्टार्टिंग में उनको इनिशिएट करा, फिर इनकी वृद्धि होने के कारण इन्होंने क्या करा, वात के ही मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध करने के कारण क्या हुआ, वात एक जगह पर स्थिर हो गई, और स्थिर होने के कारण जिस प्रकार गुब्बारा में हवा भरते जाते हैं तो वो फूलता चला जाता है। तो दोनों प्रकार इसी प्रकार से दोनों तरफ से रास्ता बंद होने के कारण बीच में क्या हुआ, हवा भरती चली गई, यानी वायु बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और वहाँ पर उत्सेद हो गया, जिसको आपने शोथ कहा। तो इस प्रकार से ये शोथ की संप्राप्ति है। अब आइए आगे बात करते हैं। तो शोथ के अगर अन्य भेद देखते हैं दोष के अनुसार, तो दोष के अनुसार वातज, पित्तज और कफज होते हैं। तो वातज में देखिए लक्षण क्या बताया गया है, शीरा तनुत्वम, लोमहर्ष, प्रोणमिति, पर पीड़ितो, दिवाबली। तो इस तरीके से कुछ इसके मुख्य लक्षण हैं जो कि आईआरपीजीटी में डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर संस्कृत इनको लिख दिया, संस्कृत में जो क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसकी चिकित्सा क्या है, तो देखिए मैसेज भी इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं चिकित्सा में। तो एम से आपका मोथा हो गया, एस से आपका सौंठ हो गया, जी से आपका गधा पुराण हो गया, और आपको इसको क्या करना है, दुग्ध में लेना है। मैसेज मी यहाँ पर जो है वो ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए लिख दिया गया है। आपको मैसेज याद रखना है और उसको आपको दूध के साथ में ले लेना है। लेने के बाद उसके बाद अब बात करते हैं पित्तज की। तो देखिए पित्तज में क्या है, सागंधो अस्सित, भ्रमज्वर श्वेदा, स्पर्श रुक्ष गारकरतः पित्तशोथो, उसके बाद भ्रशदाह पाकवान। तो ये इसके लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद आइए इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा में आप देखिए त्रिदंत। तो त्रिदंत को आपको याद रखना है। यहाँ पर त्रिदंत में क्या पढ़ना है आपको, त्रि से देखिए त्रिकटु आपको याद रखना है, और त्रिवृत आपको याद रखना है, और दंत से आपको दंती को याद रखना है। आपको इनको क्या करना है, चूर्ण बनाना है और इनको दूध के साथ में ले लेना है। तो आप ये पित्तज जो आपका शोथ होगा वहाँ की आपकी चिकित्सा बताई गई है। अब आइए बात करते हैं कफज की। तो देखिए कफज में निपीड़ितो न च उन्मेद रात्रि बलि। तो इसमें कहा जाता है कि जो शोथ होता है उसको अगर आप उंगली से दबाते हैं तो दब जाता है, पर पुनः हटाने पर उंगली तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। और रात्रि बलि अर्थात रात्र में जो होता है, रात्रि में जो होता है बल, जो प्रबल होता है, शोथ जो होता है प्रबल होता है। तो इसके लिए क्या चिकित्सा बताई गई, त्रिकटु आप देख पा रहे हैं एक ब्रैकेट में। तो इसको आप कैसे याद रखना है, त्रि से आपको त्रिव्रत याद रखना है, फिर आपको त्रिकटु याद रखना है, त्रिकूट याद रखना है, सॉरी त्रि से आपका त्रिकटु हो जाएगा, और कूट से आपको कुटकी याद रखना है। इसको आपको लोह भस्म या फिर त्रिफला रस के साथ में मिलाकर ले लेना है। आपका पहला योग बताया गया है कफज चिकित्सा हेतु, कफज शोथ चिकित्सा हेतु। अब बात करते हैं बी
जो कि आपका बताया गया है गौमूत्र को हरित की चूर्ण के साथ में सेवन हेतु बताया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौमूत्र का वर्णन वातज पित्त कफज शोथ में से किस शोथ में आया है, तो आपको याद होना चाहिए वो आपका आया है कफज शोथ में। अब आइए आगे अन्य चिकित्सा की बात करते हैं। तो सामान्य चिकित्सा क्या बताई गई है, तो देखिए शोथ में अगर आम दोष दिखाई देता है तो आपको लंघन और पाचन करवाना है, या दोष आपके अधिक बढ़ जाते हैं तो आपको विशोधन वमन विरेचन इत्यादि करवाना है। और अगर शिरो प्रदेश में शोथ हो जाता है तो शिरो विरेचन करवाना है। अधः प्रदेश में अगर हो जाता है तो विरेचन, और उर्दू भाग में जैसे हो जाता है तो उर्दू भाग में जैसे हमें पता ही है वमन कराते हैं तो वमन आप वहाँ कराएंगे। स्नेह अगर आपको ज़्यादा प्रवृत्ति दिखाई देती है तो आपको वहाँ पर रुक्षण क्रियाएं करवानी है। और रुक्ष आपको उसकी पेशेंट की बॉडी दिखाई देती है, शोध दिखाई देता है वो रुक्ष है, तो आपको स्नेह क्रिया करवानी है। और मल का अगर वहाँ पर विबंध आपको दिखाई देता है तो आपको वहाँ पर निरूबस्ती देनी है। तो इस प्रकार से सामान्य चिकित्साएँ बताई गई हैं शोथ में। उसके बाद शमन चिकित्सा देखते हैं। शमन चिकित्सा के लिए एक ट्रिक आप देख पा रहे हैं। कंस ने पुनः शोथ हेतु गाड़ी में अष्टफल व कृष्ण चित्र को रखा। तो कंस ने पुनः शोथ हेतु मतलब पुनः शोथ हेतु आप मतलब दोबारा स्वेलिंग के लिए क्या करा उसने, गाड़ी में अष्टफल 8 फल और एक क्या रखा, कृष्ण के चित्र रखा। तो इसको आप देखिए डिकोड कैसे करेंगे। कंस से आपको कंस हरित की याद रखना है, पुनः से आपको पुनर्वा आदि अरिष्ट रखना है, शोथ से आपको याद रखना है कि शोथ के बारे में ये जो चिकित्सा है योग है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी से आपको गंडी राध्यरिष्ट याद रखना है, अष्ट से अष्ट शतारिष्ट जो अष्ट शता अध्यरिष्ट है वो याद रखना है, फल से आपको फल त्रिकादि या फिर त्रिफल आदि अरिष्ट याद रखना है, कृष्ण से आपको कृष्ण आदि चूर्ण, चित्रक से आपको चित्रकादि घृत, ये 2 प्रकार से हैं, चित्रकादि घृत और चित्रकादि घृत द्वितीय के नाम से, और एक इसमें है चित्रक घृत केवल, वो चित्रक आदि है और नीचे आपके चित्रक है। तो इस प्रकार से आप चित्र से इन दोनों को याद रख सकते हैं। फिर एक इसमें लेप हेतु बताया गया है, तेल और प्रदेय के फॉर्म में शैल्य आदि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः चतुर्जात का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आप यहाँ पर चतुर्जात भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। तो इस प्रकार से आपकी जो शमन चिकित्सा है और सामान्य चिकित्सा है वो आप यहाँ पर देख लेते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी व्याधियाँ भी दी हुई है इसमें शोथ से रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। शालूक क्या होता है, तो देखिए शालूक में क्या होता है, वात आदि दोष प्रबल हो जाते हैं और गल प्रदेश में क्या करते हैं, जो आपकी हमारी क्या होती है ब्रोंकियल जो ब्रोंकस होती है हमारी, उसको क्या करते हैं, उसको थिक करते चले जाते हैं और उसमें क्या करते हैं श्वास रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे गुरगुर प्रकार के एक शब्द की उत्पत्ति होती है, उसको कहा जाता है शालूक। विडालिका किसको कहा जाता है, सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। गले की संधि या चिबुक में क्या होता है, शोथ उत्पन्न हो जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है विडालिका। तालु विद्रदी किसे कहा जाता है, तो देखिए वात आदि दोष प्रबल होने के कारण इसमें मुख्यतः कफ दोष होता है प्रबल। तालु स्थान में क्या हो जाता है, तालु स्थान पे दाह और लालिमा उत्पन्न हो जाती है, शोथ उत्पन्न हो जाता है, तो उसको कहा जाता है तालु विद्रदी। अब इसके बाद बात करते हैं उप व अधिजीविका। तो देखिए कफ दोष क्या करता है, कफ दोष शोथ उत्पन्न करता है, अगर जीवा के उप भाग में करता है तो वो उपजीविका और अधि भाग में करता है तो वो अधिजीविका के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं उपकुश। तो उपकुश में देखिए रक्त व पित्त क्या करते हैं, कुपित होने के बाद में दांत के जो मसूड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, मसूड़े को पकाना, उनको पक्व अवस्था में ला देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, उपकुश कहा जाता है। इसके बाद दंत विद्रदी की बात करते हैं। तो देखिए जो दंत मसूड़े होते हैं उनमें क्या होता है, रक्त का संचय होता चला जाता है, रक्त के संचय के साथ साथ ही वहाँ पर कफ का संचय भी होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है दंत में शोथ उत्पन्न हो जाता है, मसूड़ों में शोथ उत्पन्न हो जाता है, जिसको दंत शोथ कहा जाता है। यहाँ पर मसूड़े पक रहे थे, यहाँ पर पक नहीं रहे हैं, शोथ हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है वहाँ पर। गलगंड की बात करें तो गले के पार्श्व में शोथ होने के गलगंड कहा जाता है। जब ये गलगंड बहुत सारे हो जाते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं, माला के रूप में हो जाते हैं, तब इसको गंडमाला कहा जाता है। इन सभी की चिकित्सा क्या बताई गई है, तो देखिए शीरावेद, काय विरेचन, शिरो विरेचन, धूम्रपान और पुराण घृत का प्रयोग यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ये सभी के सभी ऊर्ध्वगत्रु जो आपका ऊर्ध्वजत्रु विकार है वो सारे के सारे ये वही विकार है, तो इसलिए ऊर्ध्वजत्रु जो चिकित्सा बताई गई है, नस्य, शिरो विरेचन, धूम्रपान, वही सब यहाँ पर कराया जाता है, वही सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब आइए आगे बात करते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो देखें ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या होता है, तो देखिए ग्रंथि वात आदि दोष के कारण सीरा, मांस, मेद में, सीरा में फरकहाहट, मांस में बड़ी वेदनाहीन होती है और मेद में अगर होगी तो अत्यंत स्निग्ध व चंचल होगी। तो ग्रंथि होती क्या है, तो दोषों का एक जगह पर क्या होना, जिस प्रकार से हमारा शोथ होता है उसी प्रकार से ग्रंथि होती है, पर इसमें वातादि दोष का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो 3 जगह पर रहता है, शीरा, मांस और मेद। तो सीरा में अगर रहती है तो शीरा में रहने पर फरकहाहट उत्पन्न करती है, मांस में होने पर बड़ी होती है और वेदनाहीन होती है। उसके बाद मेद में अगर होगी तो अत्यंत स्निग्ध होती है और चंचल होती है, जैसे कि कफ का गुण होता है।
स्निग्धता प्रधान, तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, तो आपको वमन विरेचन कराना होता है, स्वेदन कराना होगा उसके बाद में, फिर पक्कु ग्रंथि अगर है तो उसको विलयन करना है, उसको विलय करना है पहले आपको, फिर उसको क्या करना है, शस्त्र द्वारा समूल निष्कासन कर देना है। उसको आपको धन्वंतरी संप्रदाय यानी कि सुश्रुत संप्रदाय के जो हमारे आचार्य हैं उनके पास भेजना है और उनसे क्या करवाना है, उसका समूल निष्कासन करवा लेना है। इसमें देखिए अगर ये ग्रंथि आपकी कहाँ पर है, कुक्षी, उदर, गला तथा मर्म पर है तो इसको असाध्य बताया जाता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। या फिर ये बताया जाता है कि जो ग्रंथि है वो एक स्थान पर ना होकर शरीर के विभिन्न स्थानों पर हो, या कुछ टाइम 1 साल पुरानी हो, तब भी इसको असाध्य बताया जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य छोटी छोटी रोग बताए गए हैं, विधि बताई गई है, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अल्जी। तो अल्जी होता क्या है, सबसे पहले मैं इनकी संप्राप्ति और लक्षण की बात करूंगा तीनों के, क्योंकि इनकी जो चिकित्सा है वो सामान्य बताई गई है। तो अल्जी में क्या होता है, ताम्रवर्ण की शूलयुक्त अग्रभाग से स्राव जिसके होता है, इस प्रकार का एक क्या होता है, पीड़िका उत्पन्न हो जाती है, उसको कहा जाता है अल्जी। मांसस्त्र दूषी क्या होता है, चर्म व नख के मध्य में क्या होता है, रक्त व मांस दूषित हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, शीघ्रपाकी शोथ उत्पन्न हो जाता है, उसको कहा जाता है मांसस्त्र दूषी। विदारी का क्या होता है, वंशन कक्षा प्रदेश में क्या होता है, वर्तिसम व वेदना रहित शोथ उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहा जाता है, विदारिका कहा जाता है। इसकी चिकित्सा देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको दोषानुसार चिकित्सा करनी होती है। अगर आपकी जो ये रोग है, अगर ये अपक्व अवस्था में है, वो जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं दिक्कतें जो भी हैं, वहाँ शोथ है वो आपका, वो अपक्व है तो आपको रक्तमोक्षण और उपनाह करवा देना है। उसके अलावा अगर पक्व है तो देखिए व्रण संवत आपको चिकित्सा करनी होती है, छेदन, भेदन, शोधन और रोपण आपको वहाँ पर करना होता है। तो इस प्रकार से इनका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, कक्षा की बात कर रहे हैं। तो कक्षा में देखिए पित्त व वायु का क्या होता है, अधिक प्रकोप हो जाने के कारण अधिक पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं कक्षा प्रदेश में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। पित्तज पीड़िका क्या होती है, तो स्थूल अणु मध्य प्रमाण की विभिन्न भागों में फैली हुई बहुत सारी पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं बॉडी में, उसको क्या कहा जाता है, पित्तज पीड़िका कहा जाता है, क्योंकि इसमें पित्त जो दोष होता है उसकी डोमिनेंसी रहती है। रोमांतिका क्या होता है, क्षुद्र राई के आकार की सर्व शरीरगत पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसको रोमांतिका कहा जाता है। मसूरी का क्या होता है, मसूर जो दाल होती है उसके सर्व शरीरगत पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसको मसूरी का कहा जाता है। इन दोनों में रोमांतिका और आप मसूरी का में याद रखिए, सर्व शरीरगत होती हैं ये क्वेश्चन आता है। इनकी जो चिकित्सा होती है चारों चीज़ों की, कक्षा, पित्तज पीड़िका, रोमांतिका और मसूरिका की, वो आपको विसर्प के समान करनी होती है। तो आप वही देख पा रहे हैं, विसर्प संवत इसकी चिकित्सा की जाती है। अब आइए आगे बात करते हैं, पहले भ्रगण देखेंगे क्या होता है। तो देखिए वात का अति प्रकोप होने के कारण अंडकोश में आंत्र की गति हो जाती है, आंत्र का अंडकोश की तरफ गतिमान हो जाना क्या कहलाता है, भ्रगण कहलाता है, जिसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हर्निया बोला जाता है। उसके बाद मूत्र वृद्धि क्या होती है, तो अंडकोश में मूत्र का अधिक जो है जमावड़ा हो जाने के कारण वहाँ पर क्या होता है, मूत्र क्योंकि तरल होता है तो वहाँ पर क्या करता है, स्क्रोटम आपका जो होता है उसमें क्या कर देता है, कोमलता उत्पन्न कर देता है, इसलिए इस चीज़ को मूत्र वृद्धि कहा जाता है। मूत्र वृद्धि के कारण ऐसा होता है। मेदोज वृद्धि क्या होता है, अंडकोश में क्या होता है, मेदा पूर्ण हो जाती है। अंडकोश जो होता है स्क्रोटम रीजन होता है, वहाँ पर मेदा पूर्ण हो जाने के कारण वह क्या हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है और शोथ उत्पन्न हो जाता है इसमें, उसको मेदोज वृद्धि कहा जाता है। अब इसकी तीनों चिकित्सा कैसे करनी है आपको, तो विरेचन, अभ्यंग, निरुबस्ती और लेप करवाना है आपको, सामान्य चिकित्सा है इसकी। अगर ये पक्व हो जाता है तो आपको शस्त्रकर्म करवाना है, शोधन करना है, उसके बाद क्या कर देना है, सीवन कर देना है। यानी कि आपने शस्त्रकर्म किया, आपने सारा मेदा निकाल लिया, मूत्र निकाल लिया, वहाँ से जो आंत्र अंदर गई है वो बाहर निकाल ली, उसके बाद में निकालने के बाद में जो आपने वहाँ पर एक इंसिजन लगाया था उसको क्या कर देना है, आपको स्विचरिंग कर देनी है, वहाँ पर उसमें स्विचर लगा देने हैं, सीवन कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी चिकित्सा हो जाती है। अब आइए आगे बात करते हैं भगंदर। तो सबसे पहले भगंदर के लक्षण और उसकी संप्राप्ति। तो कृमि व अस्थि के कारण क्या होना, गुदा में क्षत हो जाना कृमि अस्थि के द्वारा, अति मैथुन या उत्कट आसन में बैठना, घुड़सवारी करना। घुड़सवारी करने के कारण क्या होता है, गुद पार्श्व में पीड़ा उत्पन्न होती है, जिससे कि पीड़िका उत्पन्न हो जाती है गुदा भाग में, और वो आगे जाके क्या हो जाता है, फट जाती है। तो फुट जाने के कारण ही वहाँ पर क्या होता है, एक भगंदर नाम का रोग होता है। तो इसमें क्या चिकित्सा की जाती है, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें विरेचन करवाते हैं। विरेचन करवाने के बाद एशनी के द्वारा उसकी गति को जांचते हैं कि कैसे गति का ज्ञान करते हैं, उसमें कितनी गहरी है, वो कितना अंदर तक जा रहा है, ये एशन कहाँ तक जा रहा है। मार्ग का पाटन करते हैं, उस मार्ग को चीरते हैं, व्रण में दाह उत्पन्न होता है और वहाँ पर अग्निकर्म करा जाता है। उसके अलावा वहाँ पर क्षारसूत्र भी कर सकते हैं। उसके बाद शलीपद देखते हैं। तो देखिए शलीपद में क्या होता है, जंघाव और जो पिंडलियाँ होती हैं उस पर क्या होता है, पैर के ऊपरी भाग में मांस कफ रक्त के दूषित हो जाने के कारण एक रोग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, शलीपद रोग कहा जाता है। इसकी जो चिकित्सा बताई गई है उसमें देखिए शीरावेद, कफनाशक, संपूर्ण चिकित्सा बताई गई है, या फिर वहाँ पर सरशप का लेप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सरशप का लेप, ध्यान रखिएगा किसमें बताया गया, शलीपद में बताया गया है।
अब आइए लास्ट में बात करते हैं जाल का दर्भ की। तो जाल का दर्भ क्या होता है? तो देखिए इसमें शोथ उत्पन्न होता है, किसके कारण? पित्त प्रधान के कारण, पित्त प्रधानता के कारण एक शोथ उत्पन्न होता है, जिसमें कि जो पित्त है वो किसको मंद कर देता है? वात और कफ को मंद कर देता है। तो एक प्रकार का शोथ उत्पन्न होता है। जो शोथ कैसा होता है? पतला होता है। रक्त के पाक होने के कारण वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, मतलब लचीले टाइप का होता है। तो इसलिए उसको क्या कहा गया है? जाल का दर्भ कहा गया है। जल के समान होने के कारण ऐसा कुछ बोला जाता है। सेल्यूलाइटिस इसको मॉडर्न में कहा जाता है। विसर्प ये बॉडी में फैल जाता है विसर्प के समान, जैसा विसर्प रोग है, कुष्ठ रोग, उस तरीके से फैल जाता है। इसमें क्या क्या चिकित्सा करनी होती है? लेप, रक्तमोक्षण, शरीर को रुक्ष करना होता है, शोधन करना होता है। फिर शोधन के बाद में आंवले का प्रयोग बताया गया है इसमें। बाह्य व अंत्य प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? आंवले का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी रोग हमने यहाँ पर जो विधाएं बताई गई हैं विधि वो हमने कवर की हैं। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और बताई गई है आगे कि आगंतुक शोथ में आपको क्या करना होता है। तो आगंतुक शोथ में आपको क्या करना होता है? आपको दोषानुसार चिकित्सा करनी होती है। जैसा जोन से दोष की डोमिनेंसी दिखती है उसके अनुसार चिकित्सा कीजिए। या फिर आगंतुक शोथ जैसे मैंने आपको बताया था लकड़ी इत्यादि के घात होने से लगता है होता है। तो लकड़ी या इत्यादि के घात होने से आपकी रक्त धातु की वहाँ दुष्टि होती है। तो आप वहाँ पर वात रक्तनाशक द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं या विसर्प रोगनाशक आप वहाँ पर चिकित्सा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वहाँ विष का प्रकोप दिखता है तो आप विषजन्य चिकित्सा भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा शोध अध्याय खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।